यस, गुड इवनिंग गाइस। जो आज अपना टॉपिक रहेगा रिवीजन सीरीज में वो रहेगा क्लबिंग ऑफ इनकम। और बिफोर स्टार्टिंग रिवीजन मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगा, अगर आप में से किसी को भी सीए फाइनल की आईआईटी का बैच या आईआईटी का रिवीजन बैच चाहिए तो प्लीज़ मुझे डैम कीजिएगा। सीए फाइनल का रिवीजन भी हम कंडक्ट करेंगे बेटा। सबसे पहले बात करते हैं क्लबिंग ऑफ इनकम। क्लबिंग ऑफ इनकम में ध्यान रखना बेटा कि ये 8 मार्क्स का आपके पास चैप्टर आता है। क्लबिंग ऑफ इनकम और सेट ऑफ लॉसेस को मिक्स करके 8 मार्क्स का इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। रिवोकेबल ट्रांसफ़र होता है और एक इरिवोकेबल ट्रांसफ़र होता है। रिवोकेबल ट्रांसफ़र का मतलब होता है टेम्परेरी ट्रांसफ़र है। टेम्परेरी इसका ट्रांसफ़र, इसका मतलब कि उसके मरने से पहले मैं वो असेट उससे वापस ले लूँगा। बस मैंने ट्रांसफ़र इसलिए की थी सो डैट कि मैं क्या कर सकूँ, उससे जो जनरेट वाली इनकम है उसको मैं उसको दे दूँगा ताकि मेरे पास टैक्स की सेविंग हो जाएगी। तो जहाँ पे प्रॉपर्टी आपने बस टेम्परेरी ट्रांसफ़र करी, इसका मतलब उसके मरने से पहले आपने अगर प्रॉपर्टी वापस ले लोगे तो उसे उस प्रॉपर्टी से जनरेट होने वाला जितना भी इनकम है वो उस ट्रांसफरी के हाथ में टैक्सेबल नहीं होगा, वो ट्रांसफरर के हाथ में ही टैक्सेबल माना जाएगा। लेकिन एक होता है बेटा इरिवोकेबल ट्रांसफ़र। इरिवोकेबल ट्रांसफ़र का मतलब होता है एक ऐसा ट्रांसफ़र जिसके अंदर जो आपने ट्रांसफ़र किया है वो उसके मरने तक उसके पास ही रहेगा, लेकिन मरने के बाद आप उसको वापस ले सकते हो। उसे इरिवोकेबल ट्रांसफ़र कहते हैं, जिसमें जो भी बेनिफिट होगा उस असेट पर वो अब ट्रांसफरी के हाथ में ही टैक्सेबल होगा। ये बात ध्यान रखना, ट्रांसफरर के हाथ में टैक्सेबल नहीं होगा, ट्रांसफरी के हाथ में ही टैक्सेबल होगा। बट लेकिन मान लीजिए ये शर्त रख दी जाए कि ट्रांसफरी को क्या करना पड़ेगा, 20% लेट सपोज मान लीजिए उस इनकम का ट्रांसफरर को शेयर करना पड़ेगा। तो फिर ऐसे केस में जो 20% इनकम होगी वो ट्रांसफरर के हाथ में क्या की जाएगी, टैक्सेबल की जाएगी। ये बात ध्यान रखिएगा बेटा, बोलिए हाँ या ना। तो फिर ऐसे केस में जो होल इनकम है, 20% नहीं, होल इनकम पूरी की पूरी इनकम ही ट्रांसफरर के हाथ में क्या की जाएगी, टैक्सेबल की जाएगी। फिर हम ये मान के चलेंगे कि ये इरिवोकेबल ट्रांसफ़र नहीं है, फिर ये रिवोकेबल ट्रांसफ़र माना जाएगा, डीम्ड रिवोकेबल ट्रांसफ़र माना जाएगा। डन है क्या बेटा? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर मार्क करके चलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर एक क्वेश्चन भी है जो आपके जनवरी 21 या जुलाई 21 के पेपर में आया हुआ भी है, और वो मैंने आपको जो क्वेश्चन बैंक दिया था उसके अंदर इंक्लूड भी है। प्लीज़ आप उसको सॉल्व कीजिएगा। डन है क्या? जिसके अंदर आपने लाइफ टाइम के लिए ट्रांसफ़र किया है, लेकिन एक कंडीशन के साथ ट्रांसफ़र किया है कि 20% की इनकम मेरी रहेगी। तो ऐसे केस में जो होल इनकम होगी अब वो मेरे हाथ में टैक्सेबल मानी जाएगी उस ट्रांसफ़र असेट से। अब ट्रांसफरी के हाथ में कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा। डन है क्या? अग्री। लिखा हुआ वो इरिवोकेबल है, लेकिन इसके अंदर ये वाला प्रोविज़न लग जाएगा। डन, क्योंकि इसके अंदर वो क्लोज ऐड हो गया था। डन। अब बात करते हैं क्लबिंग प्रोविज़न इन रिलेशन टू स्पाउस। अगर आपने अपनी वाइफ को कुछ भी ट्रांसफ़र करा है तो ऐसे केस में क्लबिंग के प्रोविज़न अप्लाई होते हैं बेटा। तो आइए एक एक करके अपन बात करते हैं। पहला आता है रेम्यूनरेशन। मान के चलिए मैं कहता हूँ कि एक एंटिटी है जिसके अंदर उसकी स्पाउस को क्या मिलता है, रेम्यूनरेशन मिलता है, जिसके अंदर वो इंडिविजुअल, मान के चलिए एक एंटिटी है ना, VSI लिमिटेड मान लीजिए, जिसके अंदर मैं एक सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होल्ड करता हूँ, और VSI लिमिटेड से मेरी स्पाउस को कुछ रेम्यूनरेशन मिलता है, और मेरी स्पाउस के पास वो टेक्निकल प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस ही नहीं है उस चीज़ का, फिर भी उसको सैलरी मिल रही है, तो वो सैलरी जो होगी ना वो मेरे हाथ में ही टैक्सेबल होगी, वाइफ के हाथ में टैक्सेबल नहीं होगी। लेकिन उस सैलरी पर भी जो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है, जो भी सैलरी वाले प्रोविज़न है, वो सब कुछ अप्लाई होंगे, और देन उसके बाद क्लब होगी। मतलब क्लबिंग का प्रोविज़न बाद में अप्लाई होगा, पहले पूरी इनकम नॉर्मली कैलकुलेट होगी, देन क्लबिंग के प्रोविज़न को अप्लाई किया जाएगा। सर सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का मतलब एटलीस्ट 20% की वोटिंग पावर। मान लीजिए VSI में 20% की वोटिंग पावर मेरे पास है, या फिर 20% प्रॉफिट शेयरिंग मेरे पास है, तो फिर ऐसे केस में मैं क्या बोलूँगा कि भाई साहब वो क्या है, मेरा सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। फिर उसके बाद मैं कहता हूँ, मान के चलिए वहाँ पे मान लीजिए मैं कहता हूँ मेरा भी और मेरी वाइफ का, दोनों का, हम दोनों के पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, और हम दोनों का वहाँ पे मान लीजिए सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। अब ऐसे केस में बताइए रेम्यूनरेशन फिर किसके हाथ में टैक्सेबल होगा, मेरे हाथ में या उसके हाथ में? हम दोनों का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, हम दोनों ही अनपढ़ हैं, अनाड़ी हैं, और हम दोनों ही रेम्यूनरेशन कमा रहे हैं। तो फिर ऐसे केस में देखा जाएगा कि उस रेम्यूनरेशन से पहले किसकी इनकम ज़्यादा है, किसकी अदर इनकम ज़्यादा है, उसकी अदर इनकम में क्या कर दिया जाएगा, वो रेम्यूनरेशन को भी ऐड कर दिया जाएगा। क्लियर है क्या बेटा? डन सर। ट्रांसफ़र ऑफ असेट टू द स्पाउस या फिर थर्ड पार्टी फॉर द बेनिफिट ऑफ स्पाउस। मान के चलिए अगर मैं कहता हूँ अपनी स्पाउस को ट्रांसफ़र करा फॉर एडिक्वेट कंसिडरेशन में या फिर एलिमनी में, तो फिर तो भाई साहब कुछ भी उससे जनरेट होने वाले जो भी इनकम है वो स्पाउस के हाथ में टैक्सेबल होगा, वो आपके हाथ में टैक्सेबल नहीं होगा। लेकिन अदरवाइज अगर आपने कुछ भी ट्रांसफ़र करा है इन एडिक्वेट कंसिडरेशन में, या फिर लिविंग थे, मतलब आपका लिविंग रिलेशन था, मतलब आप आराम से रहते थे, कोई तलाक नहीं हुआ था, डाइवोर्स नहीं हुआ था आपका, तो ऐसे केस में जितनी भी उससे इनकम जनरेट हुई है वो इनकम आप ट्रांसफरी के हाथ में टैक्सेबल ना होकर ट्रांसफरर के हाथ में टैक्सेबल होगी।
डन है। मान के चलिए मैं कहता हूँ, सुनिएगा, मैं कहता हूँ एक इसका एग्जाम्पल बहुत बढ़िया शानदार एग्जाम्पल है, इधर देखिएगा। मान लीजिए एक असेट मैंने जो ट्रांसफ़र करी उसकी फेयर मार्केट वैल्यू 1 लाख है और मैंने जो ट्रांसफ़र करा वो 80,000 में ट्रांसफ़र करा। मतलब मेरी वाइफ को मैंने कितने का बेनिफिट पहुँचाया बेटा, 20,000 का बेनिफिट पहुँचाया। अब मान लीजिए उससे रेंटल इनकम आती है। अब मैंने वो जो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दी है इन एडुकेट कंसिडरेशन में, अब मेरी वाइफ ने क्या करा, उस प्रॉपर्टी को लेट आउट करा और उससे इनकम कमाई 1 लाख की, मान लीजिए रेंटल इनकम, आफ्टर 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन सब कुछ करने के बाद। तो क्या पूरा की पूरा 1 लाख मेरे हाथ में टैक्सेबल होगा? नहीं सर। मैं बोलूँगा कि सर जो 1 लाख है मल्टीप्लाई बाय मैंने कितना बेनिफिट पास ऑन किया है, 20,000 का बेनिफिट पास ऑन किया, तो और कितने पर, कितने की फेयर मार्केट वैल्यू पर, 1 लाख की फेयर मार्केट वैल्यू पर। तो इसका मतलब मैं बोलूँगा कि सर 20,000 रुपये जितना, कितना, 20,000 रुपये जितना मेरे हाथ में क्या माना जाएगा, क्लब किया जाएगा, टैक्सेबल किया जाएगा। तो वही लिखा हुआ है, इनकम अराइजिंग फ्रॉम द असेट टू द एक्सटेंट ऑफ द बेनिफिट पास ऑन शैल बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ इंडिविजुअल। इंडिविजुअल के हाथ में इतना ही बेनिफिट टैक्सेबल होगा जितना आपने पास ऑन किया। डन है क्या? अग्री? उस एक्सटेंट तक ही टैक्सेबल होगा रेशियो बेसिस पर। डन। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट केस, मान लीजिए मैं कहता हूँ कि मेरे को मेरी स्पाउस से है ना गिफ्ट मिला, पैसा मिला, पैसा इन्वेस्ट, और उस इन्वेस्टमेंट को मैंने क्या कर दिया, मेरे धंधे में इन्वेस्ट कर दिया। अब धंधे में इन्वेस्ट कर दिया तो एक बात बताइए, एज ए कैपिटल के फॉर्म में। अब मैंने धंधे से प्रॉफिट कमाया, अब प्रॉफिट कमाया तो मेरे हाथ में तो टैक्सेबल होगा ही होगा, साथ में मेरी वाइफ के हाथ में भी टैक्सेबल होगा। क्यों? क्योंकि मैंने मेरी वाइफ से पैसा लिया था और जो मैंने धंधे में लगा दिया। अगर वो पार्टनरशिप फर्म में लगाया बेटा, तो जो उससे मुझे अगर प्रॉफिट मिलेगा तो प्रॉफिट तो पूरा की पूरा एग्जेम्प्ट होता है, तो दिमाग लगाना ही नहीं है। लेकिन अगर इंटरेस्ट मिलेगा तो फिर ऐसे केस में जो भी आपका टोटल इंटरेस्ट है, फर्म के केस में जो भी आपका टोटल इंटरेस्ट है, फर्म के केस में इंटरेस्ट लेंगे क्योंकि प्रॉफिट शेयर एग्जेम्प्ट होता है, प्रॉफिट शेयर एग्जेम्प्ट होता है तो अपन इंटरेस्ट लेंगे, मल्टीप्लाई बाय जितना आपका इन्वेस्ट अमाउंट है उस गिफ्ट में से, जो गिफ्ट आपको मिला था उसमें से आपने कितना इन्वेस्ट कर दिया ऑन अ फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर के फर्स्ट डे पर, प्रीवियस ईयर के फर्स्ट डे पर, सबसे इंपॉर्टेंट बात, प्रीवियस ईयर के फर्स्ट डे पर आपने कितना इन्वेस्ट कर दिया, डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर के फर्स्ट डे पर टोटल कैपिटल इन्वेस्टेड कितनी थी, टोटल कैपिटल कितनी थी, उस बेसिस पर प्रोपोर्शनेटली अपन क्या करेंगे, इंटरेस्ट निकालेंगे, जो आपके हाथ में क्या कर दी जाएगी, क्लब कर दी जाएगी। डन है क्या? अग्री। लेकिन मान लीजिए वो फर्म नहीं हो, एक सोल प्रोप्राइटरशिप हो, तो फिर ऐसे केस में जो भी टोटल प्रॉफिट आपने कमाया उस प्रीवियस ईयर 24-25 में, तो 24-25 में जो प्रॉफिट कमाया, 24-25 की स्टार्टिंग में जितना आपने गिफ्ट में से जो अमाउंट आपको मिला था उसमें से कितना इन्वेस्ट करा, डिवाइड बाय 24-25 की स्टार्टिंग में टोटल कैपिटल कितनी थी, उस बेसिस पर हम क्या करेंगे, क्लबिंग करेंगे। डन है क्या? सर यहाँ पे फर्स्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर का मतलब क्या है? मैंने कहा ना बेटा 24-25 का 1 अप्रैल 2024, मान लो मैंने 1 अप्रैल 2024 को बिजनेस स्टार्ट नहीं करा, मैंने बिजनेस स्टार्ट करा मान लीजिए 1 जुलाई 2024 को, तो 1 जुलाई 2024 में क्या माना जाएगा, फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर माना जाएगा। डन है क्या बेटा? अग्री। सर बात करते हैं क्रॉस ट्रांसफ़र। क्रॉस ट्रांसफ़र का मतलब क्या होता है? लेट्स सपोज मान लीजिए मैंने मेरी भाभी को, अगर मैं मेरी वाइफ को ट्रांसफ़र करता तो मेरे हाथ में टैक्सेबल होता है क्योंकि स्पाउस के लिए प्रोविजन बना रखा है। तो फिर मैंने क्या करा, मैंने मेरी भाभी को और मेरे भाई ने मेरी वाइफ को ट्रांसफ़र करा, सो डैट कि क्लबिंग के प्रोविजन से बच सके। अब क्या हुआ, मेरी वाइफ ने डिविडेंड कमाया 60,000 का, और मतलब भाभी ने कितने का डिविडेंड कमाया, 60,000 का, और मेरी वाइफ ने कितने का डिविडेंड, और मेरे वाइफ ने कितने का इंटरेस्ट कमाया बेटा, 70,000 का। अब ऐसे केस में गवर्नमेंट बोलती है यार ये तो ना इंटर क्लोज रिलेशंस हैं जिनके बीच में ट्रांसफ़र हो रहा है और वो भी क्रॉस ट्रांसफ़र हो रहा है। तो हम ऐसे केस में क्या बोलेंगे, जितना क्रॉस ट्रांसफ़र है, मतलब 3 लाख और 2 लाख का लोअर कितना है बेटा, 2 लाख, हम 2 लाख जितना इनकम को क्या कर दिए जाएंगे, क्लब कर देंगे। अब क्लब कर देंगे कैसे भाई, मिसेस ए की इनकम को मिस्टर ए के हाथ में और मिसेस बी की इनकम को मिस्टर बी के हाथ में। तो मतलब मिस्टर ए के हाथ में कितनी क्लब होगी, कितने का मिस्टर ए ने, मिसेस ए ने कितने की इनकम कमाई थी, 70,000 की, बोलिए हाँ या ना, मल्टीप्लाई बाय कितने का क्रॉस ट्रांसफ़र था, 2 लाख का, और डिवाइड बाय मिसेज ए ने कितने पर कमाई थी, 3 लाख पर, तो डिवाइड बाय 3 लाख, बोलिए हाँ या ना। तो 46,667 रुपये क्या हो जाएगा, आपका क्लब हो जाएगा। डन है क्या? अग्री। डन सर। ऐसे मिस्टर बी के हाथ में देखा जाएगा, तो मिस्टर बी ने कितने की, मिसेज बी ने कितने की डिविडेंड कमाया, 60,000 का, कितने का क्रॉस ट्रांसफ़र था, 2 लाख का। गलती से यहाँ पे 3 लाख लिख दिया गया है बेटा, यहाँ पे भी आप 2 लाख ही लिखेंगे क्योंकि वो 60,000 का जो उसने डिविडेंड है वो 2 लाख रुपए के शेयर्स पर ही कमाया है, तो डिवाइड बाय 2 लाख, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 60,000 रुपये किसके हाथ में क्लब हो जाएगा, मिस्टर बी के हाथ में क्लब हो जाएगा। समझे या नहीं समझे, बोलिए हाँ या ना। इसका मतलब दोनों का जो भी लोअर होगा उस एक्सटेंट तक आपको क्या करना पड़ेगा, क्लबिंग का प्रोविजन अप्लाई करना पड़ेगा, और उनके रेस्पेक्टिव पतीज के हाथ में, उनके रेस्पेक्टिव हस्बैंड्स के हाथ में आपको क्या करना पड़ेगा, टैक्सेबल करना पड़ेगा। डन है क्या, बोलिए हाँ या ना। डन है, अग्री। तो ये थोड़ा सा आप इसको चेंज कर लीजिएगा,
मैं चेंज कर देता हूँ इसको, ये 60,000 होगा, ये 2 लाख ही होगा और ये 60,000 होगा। बोलिए बेटा हाँ या ना, डन है क्या? अग्री? डन सर। इन केस ऑफ सन वाइफ मतलब मान लीजिए आपने अपनी वाइफ को ट्रांसफ़र नहीं करा, वाइफ में तो फंस गए आप, तो आपने अपनी बेटे की बहू को ट्रांसफ़र कर दिया, तो भी सेम प्रोविज़न है। अब मान लीजिए आपने अपने माइनर चाइल्ड को ट्रांसफ़र कर दिया। माइनर चाइल्ड बोले तो बेटा माइनर चाइल्ड मतलब जिसने 18 साल की एज अभी तक अटेंड नहीं करी, उसमें आपका स्टेप चाइल्ड भी आएगा और अडॉप्टेड चाइल्ड भी आएगा, मतलब सौतेला भी आएगा और अगर आपने किसी को गोद लिया तो वो भी आएगा। क्लबिंग कुछ केसेस में नहीं होगी माइनर के केस में। अगर माइनर ने अपने टैलेंट से, अपने मैनुअल वर्क से, या फिर वो माइनर चाइल्ड जो भी डिसेबिलिटी से सफ़र कर रहा है, तो ऐसे केस में क्लबिंग करने की ज़रूरत नहीं है। मुद्दा आता है कि अगर सर क्लबिंग होती इन केसेस के अलावा, अगर इन केसेस के अलावा क्लबिंग होती तो किसके हाथ में होती, माँ या पापा? मुद्दा इज़ दैट बिफोर क्लबिंग ऑफ सच इनकम, माइनर की इनकम को क्लब करने से पहले किसकी टोटल इनकम ज़्यादा है, हम उसी के हाथ में क्या कर देते, इनकम को क्लब कर देते। लेकिन मान लीजिए मम्मी पापा दोनों अलग अलग हो गए, डाइवोर्स हो गया, तो डिपेंड बच्चा आप किसके पास रहता है, बच्चा किसके पास रहता है। आइडिया नहीं क्या बेटा? अग्री सर। माइनर की इनकम को क्लब करना है तो 1500 रुपये पर चाइल्ड पर एनम है, पर चाइल्ड पर एनम। सबसे इंपॉर्टेंट इज दैट पर चाइल्ड है बेटा। मान लीजिए मैं कहता हूँ कि मेरी 2 बेटी हैं और दोनों बेटी से मुझे मान लीजिए 3-3 हज़ार रुपये मिले, तो मैं क्या बोलूँगा, दोनों बेटी से 3-3 हज़ार मिले ना, तो 1500 दोनों में से माइनस कर देंगे। मान लीजिए एक बेटी से ही मुझे 3,000 मिले तो 1500 एक बार माइनस होंगे। समझे या नहीं समझे? मतलब इंपॉर्टेंस दैट कि 1500 रुपये पर चाइल्ड है। लेकिन इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बेटा, अगर आप डिफ़ॉल्ट स्कीम में जा रहे हो तो गवर्नमेंट ने बोला भाई साहब कोई एग्जम्पशन नहीं देंगे, कोई एग्जम्पशन नहीं देंगे, पूरी की पूरी टैक्सेबल करेंगे। लेकिन अगर आप ओल्ड स्कीम में जा रहे हो तो आपको एग्जम्पशन मिलेगी। सर अभी आपने कहा कि जो आप अगर अपने खुद के टैलेंट से या फिर मैनुअल वर्क से या फिर सफरिंग से अगर आप कोई पैसा कमाते हो तो वो क्लब नहीं होता। अच्छी बात है। मान लीजिए मेरे बच्चे ने सिंगिंग कंपटीशन से 10 लाख रुपए कमाए। अब वो 10 लाख तो उसके हाथ में टैक्सेबल होंगे, लेकिन वो 10 लाख मान लीजिए मैंने बैंक में जमा करा दिए, उस पर अगर मुझे ब्याज मिलेगा, क्या वो टैक्सेबल होगा? क्या वो क्लब होगा? हाँ सर वो क्लब होगा, हाँ सर वो क्लब होगा। तो इफ दोज इनकम अर्न बाय माइनर चाइल्ड ड्यू टू हिज स्किल, टैलेंट या मैनुअल वर्क इज री इन्वेस्टेड, देन इनकम अराइजिंग फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट्स विल बी क्लब। अगर आपने उसको इन्वेस्ट कर दिया तो फिर उससे वो वाली इनकम को क्या किया जाएगा? क्लब किया जाएगा। मुद्दा इज दैट अगर मान लीजिए आपने हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर करा है, क्या ट्रांसफर करा है? हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर करा है। हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर करा है इसका मतलब कि आपने हाउस प्रॉपर्टी, जिसे अपन बेसिकली कहते हैं हाउस प्रॉपर्टी, अगर आपने ट्रांसफर करा है, किसको ट्रांसफर करा है? माइनर चाइल्ड को ट्रांसफर करा है, तो क्लबिंग तो होगा लेकिन आपको 1500 की एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। अब क्यों नहीं मिलेगी मेरी बात सुनिएगा, क्योंकि सर याद कीजिए सेक्शन 27 जो मैंने आपको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में पढ़ाया था, डीम्ड ऑनर वाला, याद कीजिए मैंने वहाँ पे भी बताया था आपको कि अगर आपने माइनर चाइल्ड को अगर आपने हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करी है तो ऐसे केस में जो ट्रांसफरर होता था उसे डीम्ड ऑनर बोलते थे और उसके हाथ में इनकम टैक्सेबल होती थी। मतलब सेक्शन 64 क्लबिंग का अप्लाई नहीं होता था, उसमें सेक्शन 27 आपका अप्लाई होता था डीम्ड ऑनर का। इस कारण से 1500 की एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। लेकिन वहीं पे ही अगर माइनर मैरिड डॉटर को अगर आपने ट्रांसफ़र कराया तो क्लबिंग तो मिलेगा, लेकिन 1500 की एग्जम्पशन भी मिलेगी अगर आप ओल्ड में जा रहे हो, क्योंकि डिफ़ॉल्ट में तो अलाउ ही नहीं है। बोलिए हाँ या ना? ऐसे कुछ क्वेश्चंस में ये फॉलो करता है, कुछ क्वेश्चंस में फॉलो नहीं करता। सर अब नाउ हमारे को एग्जाम में क्या करना है? दोनों अप्रोच करके आ जाइएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ऑल्टरनेटिव लिख कर। डन है क्या? करके दोनों आना, लेकिन डन है। अग्री? माइनर चाइल्ड के केस में बताया मैंने ये, और माइनर मैरिड डॉटर के केस में 1500 की एग्जम्पशन मिलेगी। डन। मैरिड होनी चाहिए, डॉटर होनी चाहिए, माइनर होनी चाहिए तो मिलेगी। हाउस प्रॉपर्टी के केस में बताया, किसके केस में बताया? हाउस प्रॉपर्टी के केस में। सर अगर आप इनकम क्लब करोगे तो कुछ चीज़ें ध्यान रखना, डिडक्शन मिलती थी तो अभी भी मिलेगी, एग्जम्पशन मिलती तो अभी भी मिलेगी, हेड सेम रहना चाहिए, लॉसेस भी क्लब होंगे, ये बात ध्यान रखना। डन है क्या? अब ओरिजिनल असेट से जो इनकम होती थी ना वो क्लब होगी, लेकिन अगर आपके असेट का एक्रीशन हुआ, एक्रीशन मतलब अगर असेट बढ़ी और उस बढ़ी हुई असेट से अगर कोई इनकम हो रही है तो वो क्लब नहीं होगी। एक एग्जाम्पल, मान लीजिए शेयर्स है, शेयर्स मैंने मेरी वाइफ को ट्रांसफ़र कर दिए, अब उन शेयर्स पे बोनस मिला, तो बोनस क्या है? इनकम है, एक तरीके से ओरिजिनल एसेट पर जनरेट होने वाला फ़ायदा। लेकिन बोनस मिलना क्लब नहीं, इट शुड बी क्लब, ये क्लब होना चाहिए, बट एक्चुअल में ये क्लब नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बोनस रिसीव होना इनकम नहीं है। मैं लेकिन जब बोनस को बेचूंगा तो बोनस को बेचने से जो कैपिटल गेन अराइज होगा वो कैपिटल गेन मेरे हाथ में क्लब नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सर वो एक्रीशन ऑफ
असेट से जनरेट होने वाली इनकम है। लेकिन जब मैं ओरिजिनल शेयर्स को बेचूंगा, उससे जो इनकम जनरेट होगी वो मेरे हाथ में टैक्सेबल होगी, वो क्लब होगी। आइडिया ने क्या? अग्री। सर एक और बात, अगर एचयूएफ के मेंबर ने एचयूएफ को कोई भी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करी है तो वो ट्रांसफ़र आपका, अगर एचयूएफ के मेंबर ने अगर अपने एचयूएफ को कोई भी अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करी है तो उससे जनरेट होने वाला जो भी इनकम होगी वो मेंबर के हाथ में ही टैक्सेबल होगी। मान के चलिए मैंने हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दिया 1 नवंबर को, 1 सितंबर को हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करा, 1 सितंबर 2024 को। बोलिए हाँ या ना? कब करा? 1 सितंबर 2024 को हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करा, हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करा और एचयूएफ ने उसको रेंटल दे दिया। एचयूएफ ने उसको किस पे कर दिया? रेंटेड हाउस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करा था, मान लीजिए मैंने। तो 1 सितंबर से लेकर जो 31 मार्च तक की जो इनकम होगी, रेंटल इनकम, वो मेरे हाथ में क्लब होगी। बोलिए हाँ या ना? डन है क्या? अग्री? डन। मान के चलिए अब एचयूएफ आपका क्या हो जाता है? डिसॉल्व हो जाता है, मतलब एचयूएफ बंद हो जाता है, पार्टीशन हो जाते हैं एचयूएफ के। अब उस प्रॉपर्टी को क्या किया जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा उस सभी मेंबर्स में। अब मेंबर्स में वो भी होगा, उसकी वाइफ भी होगी, उसके बच्चे भी होंगे। उसको जो मिलेगा वो उसके हाथ में टैक्सेबल होगा, जो उसकी वाइफ को मिलेगा वो भी उसके हाथ में टैक्सेबल होगा, जो उसके बच्चों को मिलेगा, बच्चों में जो उसके माइनर बच्चों को मिलेगा वो भी उसके हाथ में टैक्सेबल होगा। बोलिए हाँ या ना? लेकिन जो उसके मेजर बच्चों को मिलेगा वो उसके हाथ में टैक्सेबल नहीं होगा। आइडिया नहीं क्या बेटा? बोलिए हाँ या ना? सुनना ढंग से, एचयूएफ के लिए रिलेटिव, एचयूएफ के जितने भी मेंबर्स होते हैं वो सब उसके रिलेटिव माने जाते हैं, लेकिन उनके मेंबर्स के लिए एचयूएफ रिलेटिव नहीं है। लेट्स सपोज अगर राम एचयूएफ है, मान लीजिए एक एचयूएफ का नाम है राम एचयूएफ, तो राम जो होगा वो एचयूएफ के लिए रिलेटिव माना जाएगा। राम जो होगा वो एचयूएफ के लिए रिलेटिव माना जाएगा, मतलब एचयूएफ के रिलेटिव में राम को कंसिडर करेंगे। लेकिन राम की जब रिलेटिव्स की लिस्ट बनाएंगे तो उसके अंदर उसका एचयूएफ नहीं आएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। डन है क्या बेटा? अग्री? डन सर। अब बात करते हैं सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड लॉसेस की। क्लबिंग वाला चैप्टर आपका डन होता है। इसके क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी आपको दे दिए हैं पीडीएफ में, नहीं मिले हैं तो मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको शेयर कर दूंगा। क्वालिटी पे ध्यान दीजिए, अभी भी मैं आपको ये कह रहा हूँ बेटा। सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड लॉसेस बेटा, सैलरी में आपको पता है कभी भी लॉस पॉसिबल नहीं, क्योंकि सैलरी या तो जीरो होगी या फिर होगी ही नहीं। हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी में बेटा हमेशा ध्यान रखना, जब भी लॉस आएगा, सेट ऑफ आएगा, कैरी फॉरवर्ड आएगा, कि आप स्कीम में कौन से खड़े हो, आप ओल्ड स्कीम में खड़े हो या फिर डिफॉल्ट में खड़े हो। अगर ओल्ड स्कीम में खड़े हो तो देखना पड़ेगा आप एलओपी में हो या फिर एसओपी, मतलब एलओपी मतलब लेट आउट प्रॉपर्टी, एसओपी बोले तो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। दोनों में आपको पता है लॉस पॉसिबल है। तो सबसे पहले आप क्या करना, अपनी अदर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से सेट ऑफ करना। अगर कम पड़ जाए तो भीख मांग लेना 2 लाख रुपए तक की भीख, मतलब अदर हेड से सेट ऑफ करना। फिर भी कम पड़ जाए तो कैरी फॉरवर्ड कर देना, और एक बार अगर कैरी फॉरवर्ड हो गया तो फिर ओनली इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से ही सेट ऑफ हो सकता है, ये भी ध्यान रखना। और कैरी फॉरवर्ड भी मैक्सिमम नेक्स्ट 8 असेसमेंट ईयर तक हो सकता है। बोलिए बेटा हाँ या ना? अरे क्लियर है क्या? और हाउस प्रॉपर्टी का लॉस, याद ढंग से सुनिएगा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड बोल रहा हूँ। हाउस प्रॉपर्टी का लॉस सेट ऑफ करने के लिए, कैरी फॉरवर्ड करने के लिए आपको रिटर्न ऑफ इनकम भी टाइम पर फाइल करने की नीड नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बोली मैंने, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस कैरी फॉरवर्ड करने के लिए, कैरी फॉरवर्ड करने के लिए बोला है मैंने, सेट ऑफ नहीं बोला मैंने बोला कैरी फॉरवर्ड करने के लिए, ताकि आप अगले साल भी हाउस प्रॉपर्टी का लॉस कैरी फॉरवर्ड कर सको। तो आपको रिटर्न ऑफ इनकम टाइम पर फाइल करने की नीड नहीं है, लेकिन बाकी सभी हेड्स में आपको रिटर्न ऑफ इनकम टाइम पर फाइल करने की नीड है। डन? ये अपन रिटर्न ऑफ इनकम वाले चैप्टर में भी पढ़ेंगे। अब आता है डिफॉल्ट स्कीम। डिफॉल्ट स्कीम में देखो एलओपी के अंदर लॉस पॉसिबल है, आपको पता है लिमिट पर, इंटरेस्ट पर कोई लिमिट नहीं होती, लेकिन एसओपी में लॉस पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि एसओपी की इनकम जीरो होती है। बोलिए हाँ या ना? तो एसओपी की तो बात ही नहीं करेंगे, बात करेंगे एलओपी की। तो इसमें सबसे पहले अपने खुद के इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से देख लो, अगर कोई है तो सेट ऑफ करो। भीख मांगना अलाउ नहीं है, डिफॉल्ट बोलता है हम भीख नहीं मांगने देंगे, ना हम लॉस को कैरी फॉरवर्ड करने देंगे, ना हम भीख मांगने देंगे, ना हम लॉस को कैरी फॉरवर्ड करेंगे, ना भीख मांगेंगे, ना लॉस को कैरी फॉरवर्ड करेंगे, दोनों ही काम नहीं करने देंगे। डन है क्या बेटा? अग्री सर। कैपिटल गेन, कैपिटल गेन 2 टाइप का, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस और लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हो तो सबसे पहले देखना शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो तो ज़्यादा ही बढ़िया है। अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन नहीं है तो फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, अगर ये भी नहीं है तो फिर अगले 8 साल के लिए आप क्या कर देना, कैरी फॉरवर्ड कर देना। लेकिन ये किसी और के सामने झुकेंगे नहीं साले, पुष्पा है पुष्पा। बोलो हाँ या ना? पुष्पा समझ के फ्लावर समझा क्या? इधर देखिएगा बेटा, अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है, क्या है लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है, तो सबसे पहले वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही सेट ऑफ होगा, वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ नहीं होगा। अरे भाई बड़ा भाई है ना, मूंछों में ताव दे रहा है, अरे मैं क्यों झुकूँ,
मैं बड़ा हूँ, मैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लॉस हूँ, तो मैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही सहायता लूँगा, मैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से सहायता नहीं लूँगा। तो मतलब पहले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ओनली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, अगर नहीं है तो कैरी फॉरवर्ड कर देना अगले 8 साल तक के लिए। मतलब ये घर में ही लड़ लेंगे, ये बाहर नहीं जाएंगे। बोलिए हाँ या ना। डन। पीजीबीपी में सबसे पहले नॉर्मल बिजनेस लॉस। नॉर्मल बिजनेस लॉस क्या बोलता है, सबसे पहले आप क्या करो, कोई अदर बिजनेस इनकम ढूंढो, उससे सेट ऑफ करो। वो नहीं है तो स्पेसिफाइड से ढूंढो, वो भी नहीं है स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम से ढूंढो, वो भी नहीं है तो अदर हेड से भीख मांगो। लेकिन सैलरी और बिजनेस इनकम सांप और नेवले हैं, दोनों आपस में कभी सेट ऑफ नहीं होते। सैलरी से भीख मत मांग लेना, सैलरी से भीख मत मांग लेना, फिर भी बच जाए 8 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड कर देना। बोलिए हाँ या ना। स्पेसिफाइड बिजनेस लॉस है सेक्शन 35 AD का, जो पढ़ेंगे अपन पीजीबीपी में। स्पेसिफाइड बिजनेस की इनकम से सेट ऑफ होगा, अगर है तो कर दो, नहीं है तो कैरी फॉरवर्ड कर देना आने वाले 4 साल के लिए, वो आने वाले 8 साल के लिए। कितने के लिए? आने वाले 8 साल के लिए। स्पेकुलेशन बिजनेस लॉस है। स्पेकुलेशन बिजनेस लॉस है, इसका मतलब स्पेकुलेटिव है। स्पेकुलेटिव है तो इसका और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बेटा सुनिएगा बहुत ढंग से, जो फ्यूचर एंड ऑप्शन होता है ना, वो भी आपका नॉर्मल बिजनेस लॉस माना जाता है। फ्यूचर एंड ऑप्शन वाला, जो फ्यूचर एंड ऑप्शंस होते हैं ना, उनको भी हम क्या मानते हैं, उनको भी हम नॉर्मल बिजनेस लॉस मानेंगे फ्यूचर एंड ऑप्शन का। जो फ्यूचर एंड ऑप्शंस होते हैं ना बेटा, जिनमें बेसिकली अपन डील करते हैं, वो फ्यूचर एंड ऑप्शंस को भी हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल बिजनेस का लॉस मानते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा, नॉर्मल बिजनेस का लॉस मानते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन को भी। स्पेकुलेटिव नहीं मानते। स्पेकुलेटिव इंट्राडे होता है। इंट्राडे मतलब शॉर्ट सेलिंग जिसे अपन कहते हैं बेटा। बोलिए हाँ या ना। डन है? अग्री? सुनिएगा, अगर स्पेकुलेशन बिजनेस लॉस है तो पहले स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम से सेट ऑफ करेंगे। अगर स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम नहीं है तो आने वाले 4 साल के लिए, क्योंकि अब याद कैसे रहेगा सर, देखो स्पेक मैंने ऐसे याद रखते हैं, स्पेक बेसिकली चश्मे को कहते हैं, इसलिए 4 वर्ड आ रहे हैं, इसलिए 4 साल तक के लिए कैरी फॉरवर्ड होगा। बोलिए हाँ या ना। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, सर कैजुअल लॉस है। कैजुअल लॉसेस का मतलब कि सर ये लॉटरी, बैटिंग, गैम्बलिंग, कैसीनो, हॉर्स रेस, ऑनलाइन मनी गेम, इनके रिगार्डिंग लॉस है। विनिंग के रिगार्डिंग लॉस है, पजल गेम के रिगार्डिंग लॉस है, तो ये डेड लॉस है, ये इनवैलिड लॉस है। ना तो ये कैरी फॉरवर्ड होते, ना ये सेट ऑफ होते, ना ये यूज में होते, ये यूजलेस है। आइडिया नहीं क्या बेटा? अग्री या नहीं? एक होता है ओइंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेस। क्या लिखा है बेटा? ओइंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेस। खुद की इनकम से सेट ऑफ होगा तो, अगर नहीं है तो 8 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड होगा। बोलिए हाँ या ना। एक होता है एग्जेम्प्ट लॉस मतलब एग्रीकल्चर की इनकम है, एग्जेम्प्ट होती है। अब एग्रीकल्चर की इनकम एग्जेम्प्ट होती है तो एग्रीकल्चर लॉस क्या होगा? वो भी एग्जेम्प्ट होगा, वो भी एकदम यूजलेस है, इसका भी कुछ नहीं करना, यूजलेस है। बोलिए हाँ या ना। तो सर एक बात बताओ, मान लो उनका लॉस यूजलेस है, क्या उनकी इनकम भी यूजलेस है क्या? नहीं सर, उनकी इनकम बड़ी अच्छी है। अगर लॉटरी, बैटिंग, गैम्बलिंग, विनिंग, कैसीनो, हॉर्स रेस से अगर कोई इनकम है तो हम उनको डायरेक्टली 30% से टैक्स लगाते हैं बेटा। इस कारण से हम उसमें से लॉस को सेट ऑफ नहीं करने देते। तो जो कैजुअल इनकम होती है और जो एग्जेम्प्ट इनकम होती है उसको अपन यूज़ नहीं करते, काहे के लिए? सेट ऑफ करने के लिए अदर लॉसेस को सेट ऑफ करने के लिए अपन यूज़ नहीं करते। चलो एक बात बताओ सर, एक लॉटरी में इनकम है, एक लॉटरी में लॉस है, क्या करें? अरे भाड़ में जान दो उस लॉस को, वो लॉस डेड लॉस है। डन। अब बात करते हैं ऑर्डर टू सेट ऑफ। क्या ऑर्डर रहता है सर सेट ऑफ करने का? सबसे पहले करंट ईयर का डेप्रिसिएशन को ख़त्म करो, फिर करंट ईयर के फैमिली प्लानिंग एक्सपेंसेस को ख़त्म करो, फिर ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस को ख़त्म करो, फिर अगर कोई अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है तो फिर उसको ख़त्म करो। बोलिए हाँ या ना। आइडिया नहीं क्या बेटा? अब ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस से भी पहले अगर मैं आपको ये बोलूँ तो पहले अगर कोई करंट ईयर लॉस है, अगर पहले मान के चलिए अगर कोई करंट ईयर लॉस है तो पहले आप उसको सेट ऑफ करोगे ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस से पहले भी। अरे ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस से पहले भी आप किसको सेट ऑफ करोगे? करंट ईयर लॉस को सेट ऑफ करोगे। आइडिया नहीं क्या बेटा? अग्री? सर अगर एक बार लॉस कैरी फॉरवर्ड हो जाता है तो फिर वो सेट ऑफ होता है अगेंस्ट दी सेम हेड, उसी हेड से सेट ऑफ होगा। ऐसा नहीं कि अब आप मन मर्जी जाए जिससे सेट ऑफ कर लो, नहीं, एक बार कैरी फॉरवर्ड हो गया इसका मतलब सेम हेड से ही सेट ऑफ होगा और किसी से सेट ऑफ नहीं होगा। बोलिए हाँ या ना। लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस ऐसा होता है जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से क्या हो जाएगा? सेट ऑफ होता है। ओनली लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस ओनली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ होता है, इवन वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से भी सेट ऑफ नहीं होता। डन। अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन आप एक बार कैरी फॉरवर्ड कर लिया, मैंने कहा कि सेम हेड से सेट ऑफ होता है, लेकिन अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन उसका क्या है बेटा? एक्सेप्शन है। क्या है? एक्सेप्शन। कि अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन कैरी फॉरवर्ड होने के बावजूद भी किसी भी हेड से सेट ऑफ हो सकता है, लेकिन सैलरी को छोड़कर।
मैं कह रहा हूँ कि सैलरी में सिर्फ दो ही लॉस सेट ऑफ नहीं हो सकते, एक तो बिजनेस लॉस और एक आपका अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन। क्यों? क्योंकि ये सांप और नेवले हैं। डन है क्या बेटा? अग्री। फिर मैं कहता हूँ कि एक बार अगर लॉस कैरी फॉरवर्ड हो गया तो वो सेम हेड से सेट ऑफ होता है, लेकिन इसका भी एक्सेप्शन है, क्या? अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन। डन है? अग्री। डन सर। फिर मैंने कहा कि जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस होगा वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही सेट ऑफ होगा, वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से भी सेट ऑफ नहीं होगा। लेकिन शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस दोनों से सेट ऑफ हो सकता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से भी और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से भी, इवन आफ्टर कैरी फॉरवर्ड हो जाने के बाद भी। हैकिंग ट्रिक क्या है बेटा? ध्यान रखिएगा। लेट सपोज मान लीजिए मैं कहता हूँ कि आपके पास 112 भी है, 11A का भी गेन है और 112A का भी गेन है, तो पहले आप 112 के गेन को ख़त्म करने की कोशिश कीजिए, देन 11A के गेन को ख़त्म करने की कोशिश कीजिए और फिर 112A के गेन को ख़त्म करने की कोशिश कीजिए। आइडिया ने क्या बेटा? ऐसे जनरली इसी ट्रेंड पे फोकस करती है, तो आपको भी इसी ट्रेंड पे रहना है कि आप इस तरीके से क्या करो, अपने लॉसेस को सेट ऑफ करो। पहले 112, फिर 11A और फिर 112A। लेकिन अगर ये तो किस में था, ये आप जा रहे हो अगर किस में, ओल्ड में। लेकिन अगर आप डिफ़ॉल्ट में जा रहे हो तो मैं कहूँगा कि आप पहले किसको सेट ऑफ करो, 11A, फिर 112 और फिर 112A। वाई सर ऐसा क्यों? क्योंकि सर एक बात बताऊँ बेटा मैं, क्योंकि डिफ़ॉल्ट के अंदर डिफ़ॉल्ट क्या बोल दिया, सॉरी मैं बोलता हूँ कि अगर आप ये ट्रिक कर लगाना, जब आपका जो लॉस है वो अगर 23 जुलाई मतलब जो आपने ट्रांसफ़र करा है, क्योंकि ये तीनों शेयर मार्केट या फिर लैंड एंड बिल्डिंग कैपिटल एसेट पे अराइज होते हैं कैपिटल गेन पर। अगर आपने ट्रांसफ़र करा है बिफोर 23 जुलाई से पहले अगर ट्रांसफ़र करा है, अब आपको याद आ गया होगा। लेकिन अगर 23 जुलाई या 23 जुलाई के बाद अगर आपने ट्रांसफ़र करा है ना बेटा, 23 जुलाई या 23 जुलाई के बाद अगर आपने ट्रांसफ़र करा है, तो मैं ये बोलूँगा कि सबसे पहले आप 11A को सेट ऑफ करना, 112 को सेट ऑफ करना और फिर 112A को सेट ऑफ करना। क्यों? क्योंकि सर 23 जुलाई या 23 जुलाई के बाद इस पर टैक्स रेट है 20% और इन दोनों पर है 12.5%। बोलिए हाँ या ना? और 23 जुलाई से पहले अगर आपने ट्रांसफ़र करा है, 23 जुलाई से पहले अगर आपने ट्रांसफ़र करा और अगर उसकी इनकम है तो 112 पे लगता था बेटा आपका 20%, 11A पे लगता था 15% और इस पे लगता था 10%। इस कारण से मैंने बोला कि 23 जुलाई से पहले ट्रांसफ़र हुआ है या 23 जुलाई के बाद ट्रांसफ़र हुआ है, ये चीज़ आपको चेक करनी पड़ेगी जब आप कैपिटल गेन में आप लॉस का क्या करोगे, एडजस्टमेंट करोगे या फिर सेट ऑफ करोगे। तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं आपके प्रैक्टिस मैनुअल में जो मैंने आपको दिया है, आप उसको सॉल्व कीजिएगा। आपके डाउट्स आए आप मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा, कीजिएगा। डन है बेटा? तो इसी के साथ आपका क्या बोलते हैं, सेट ऑफ वाला चैप्टर भी क्या हो जाता है और क्लबिंग वाला चैप्टर भी क्या हो जाता है, डन हो जाता है। डन बेटा? अब अगली वीडियो में मिलेंगे अपन डिडक्शन वाली चैप्टर के साथ। डन।